हाँ, तो दोस्तों, अपन कहाँ थे? अपन वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ रहे थे। उसमें हमने 2-3 वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ भी लिए थे। कुछ तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ लिए थे। फिर कुछ केमिकल पढ़े थे। केमिकल में हमने क्या पढ़ा था? TDS पढ़ा था, ग्रेविमेट्रिक से निकालते हैं। pH पढ़ लिया था, हार्डनेस पढ़ लिया था, एंड एल्कलिनिटी एंड एसिडिटी देख लिया था। अब आगे अपन थोड़े चलेंगे, फिर एक बार में पूरा उसको रिविजन कर लेंगे। अब आते हैं कि हम क्लोराइड कैसे मेजर करें। कहाँ से आते हैं क्लोराइड्स? सॉल्ट से आएंगे, समुद्र के पानी से आ जाते हैं। जो NaCl होता है, इसमें जो ये क्लोराइड है, जो क्लोराइड आयन है, उसकी बात कर रहे हैं। दिक्कत क्या करते हैं? कार्डियो एंड किडनी प्रॉब्लम्स टू ह्यूमंस। कार्डियो की दिक्कत होती है, ज़्यादा सोल्ट हो जाते हैं, ज़्यादा सोल्ट मतलब ज़्यादा क्लोराइड्स हो जाते हैं, और किडनी में दिक्कत करते हैं। ठीक है भाई। फिर क्या है? मेजरमेंट्स। मेजरमेंट इसका करते हैं यूजिंग टाइट्रेशन। टाइट्रेशन को बोलते हैं मोर मेथड। टाइट्रेंट क्या डालते हैं? सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। इंडिकेटर क्या डालेंगे? K2CrO4 डालेंगे। K2CrO4 ऑक्सीडाइजर भी है। 3 टाइप के ऑक्सीडाइजर है। एक KMnO4 ऑक्सीडाइजर भी है, और ये आगे आएगा डिसइंफेक्टेंट भी है, एंड डीऑक्सीड ऑक्सीडाइजर भी है, मतलब सामने वाले का ऑक्सीडाइज कर देता है। फिर इतने लेवल का नहीं है। फिर आता है K2CrO4, ये भी ऑक्सीडाइजर है। और इंडिकेटर किसका है? ये क्लोराइड का इंडिकेटर है। सी ऐसे याद कर सकते हैं। K2Cr2O7, ये सबसे बड़ा ऑक्सीडाइजर है, बिगेस्ट ऑक्सीडाइजर, मतलब ऐसे केमिकल के मामले में बिगेस्ट ऑक्सीडाइजर। क्या कर देता है? सीओडी में सीओडी में जो भी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने में काम आता है। ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में काम आता है। ऑक्सीजन इसके पास है, K2Cr2O7, साथ साथ ऑक्सीजन लेके घूम रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है सामने वाले को। ठीक है, तो हमने देखा KMnO4 के पास भी ऑक्सीजन थी, ये भी ऑक्सीडाइजर था। K2CrO4 ऑक्सीजन थी, ऑक्सीडाइजर है। और K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजर है। सीओडी के रूप में, ऑक्सीडाइजर के रूप में ही K2Cr2O7 को यूज करते हैं। सी क्लोराइड हमने यूज कर लिया। CH, ये क्लोराइड, ठीक है। और इसमें क्या है दर्शित है? सिल्वर नाइट्रेट को यूज करते हैं, और फिर क्या बनाता है? सिल्वर, इसका सिल्वर और इसका क्लोराइड क्या बना देते हैं? AgCl, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है। K2CrO4 ऑक्सीडाइजर भी हुआ करता था, लेकिन यहाँ के केस में इंडिकेटर है। ओके। फिर क्या था? इसकी लिमिट 250 से 1000 मिलीग्राम पर लीटर। हमने जब ये चीज़ लिखी थी, तब चांदी 1 लाख रुपये लगभग हो गई थी। बहुत पहले 25,000 रुपये थी। हमने याद किया था कि CH क्लोराइड, चांदी, चांदी भी हम ऐसे लिखते हैं CHNDI, चांदी। ठीक है, तो 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये हो गई थी। एंड 250 से 1000 मिलीग्राम पर लीटर इसकी लिमिट है। इसमें भी सिल्वर है, चांदी, सिल्वर नाइट्रेट बनाता क्या है? सिल्वर क्लोराइड, जो कि वाइट कलर का होता है, चांदी कलर का ही होता है। ठीक है। Cr, और Cr हमने याद कर लिया, क्लोराइड यूज करते हैं। K2Cr2O7 भयंकर ऑक्सीडाइजर है, इसको COD में यूज करेंगे, COD में ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया पूरा लगभग। तो ये क्लोराइड हो गया, आसान सा था क्लोराइड। इसके बाद अपन सबसे बड़ी चीज़ देखते हैं, नाइट्रोजन इन वाटर। ये भी सिंपल सा है बड़ा। नाइट्रोजन इन वाटर क्या है? नेचुरली वाटर में देखो कोई नाइट्रोजन नहीं होता है। नॉर्मली अगर वाटर में देखा जाए तो कोई नाइट्रोजन कंटेंट नहीं होता है। नाइट्रोजन आ गया मतलब पोल्यूशन। नाइट्रोजन कहाँ से आते हैं? एमिनो एसिड से, अपने शरीर के, या फिर ऑर्गेनिक मैटर। कहाँ से आएगा ऑर्गेनिक मैटर? या तो ह्यूमंस या एनिमल्स, इन्हीं में ही है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आ गया मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट आ गया, पोल्यूशन आ गया। कार्बन और नाइट्रोजन लगभग साथ में आते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन जनरली साथ में ही होते हैं। नाइट्रोजन प्रेजेंट मतलब ऑर्गेनिक मैटर आ गया है पानी में, जल्दी साफ करो पानी को।
तो ये तो नाइट्रोजन का मतलब हो गया। कितने कितने टाइप की है, क्या क्या है, ये देखो। फ्री अमोनिया, अमोनिया के रूप में रहता है पानी में, और ये एक अमोनिया के रूप में रहता है, ठीक है। या तो ये फ्री होगा, या ये ऑर्गेनिक रूप में बॉन्डेड होगा। ऑर्गेनिक या बॉन्डेड अमोनिया भी बोलते हैं इसको। मतलब नाइट्रोजन पानी में सिंपल घुला हुआ नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर घुला हुआ है, तो वो बॉन्डेड नाइट्रोजन हो गया। या तो नाइट्रोजन हो गया, या वो अमोनिया प्लस होगा, अगर फ्री अमोनिया है तो। ऑर्गेनिक अमोनिया को अपन निकालते हैं, अपन ऑर्गेनिक अमोनिया नाइट्रोजन बोलते हैं इसको, लेकिन वो बॉन्डेड होती है। तो ठीक है, एक होता है फिर नाइट्राइट, और एक होता है नाइट्रेट। ये पूरा साइकिल चलता रहता है। तो क्या था, फ्री अमोनिया यानी सिंपल अमोनिया या अमोनियम आयन। पानी में एक चीज़ देख लो कि पी एच बराबर 9.5, पी एच बराबर 9.5 पे अमोनिया एंड अमोनियम आयन इसमें रहते हैं, इक्विवेलेंसी में रहते हैं, मतलब दोनों बराबर रहते हैं, इक्वल अमाउंट में रहते हैं। क्या बोलते हैं उसको केमिस्ट्री में, स्टेबल, या फिर कुछ और भी नाम बोलते हैं, इक्वल, इक्विलिब्रियम में। ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मतलब दोनों कोई आगे रिएक्शन नहीं हो रही होती, दोनों सेम अमाउंट में रहती है। पी एच बराबर 9.5। अब पी एच अगर लेस देन 9.5 होगी, मतलब वाटर की साइड जा रहा है, एसिडिक बन रहा है, होगा तो बेसिक, लेकिन एसिडिक की तरफ जा रहा है, यानी हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, और हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन आयन किस में, अमोनियम प्लस आयन में, तो ये अमोनियम आयन बढ़ जाता है। पी एच लेस देन 9.5 होगा तो अमोनियम आयन की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। और पी एच अराउंड 9.5 पे अमोनिया और अमोनियम आयन दोनों सेम, दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। ओके, ये तो एक बात हो गई। तो ये तो हो गई फ्री अमोनिया की बात। इसकी लिमिट, अमोनिया या अमोनियम आयन, ये इंडिकेट करता है कि अभी अभी पोल्यूशन हुआ है। क्यों, क्यों इंडिकेट करता है रिसेंट पोल्यूशन हुआ है? क्योंकि अभी अमोनिया या अमोनियम आयन ही बने हैं। पर आगे जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल, तो पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया या अमोनियम आयन कैसे बनता है। देखो अभी बता देते हैं, यही साथ में लिखा हुआ, ये है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, प्लांट्स और एनिमल, उनकी उम्र हुई, एजिंग हुए, डेड हो गए, ठीक है। अब क्या होता है, नेचर का नियम है, जो भी चीज़ बड़ी है तो उसको उसको करो कन्वर्ट। सारे साइकिल चल जाते हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, तो ये नाइट्रोजन साइकिल है। तो और डेड मैटर आया, प्लांट और एनिमल, डेड मैटर। अब होगा इसका अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन कौन करता है, नेचुरली बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। इसके इसका नाम को याद नहीं रखना होता कि डेड मैटर से अमोनिफिकेशन कौन करता है, बस अमोनिफिकेशन होता है, अमोनिया बन जाता है। ये सब कहाँ हो रहा है, पानी के अंदर हो रहा है, अमोनिया बन गया। अब अमोनिया क्या करता है, नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया, वो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, और नाइट्रोबैक्टर होता है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है अमोनिया से लेके नाइट्रेट तक, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। मतलब पानी में नाइट्रोजन ऐड हो गई है, नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया तो गैस थी, कभी बाहर निकल सकती थी, तो नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर ने क्या किया, नाइट्रिफिकेशन कर दिया पानी के अंदर। ये घुलने वाले हैं, ये घुल जाते हैं पानी के अंदर, कुछ कुछ नए मेटेरियल बना लेते हैं, ठीक है। AgNO3 बना लिया, कुछ और बना लिया, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये पानी में नाइट्रिफिकेशन हो गया, मतलब पानी में नाइट्रोजन ऐड हो गई है। कौन कौन से बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोबैक्टर। तो पहले आता नाइट्रोसोमोनस, अमोनिया से नाइट्रेट, नाइट्राइट, और नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्रोबैक्टर। और देखो फिर क्या होता है, नाइट्रेट को एक बैक्टीरिया होता है सूडोमोनाड्स, सूडोमोनाड्स क्या करता है, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो जो नाइट्रोजन गैस में मतलब पानी से बाहर निकल गई, तो क्या हो गया, पानी का डीनाइट्रिफिकेशन हो गया।
मतलब पानी से नाइट्रोजन बाहर चली गई, तो पानी के लिए क्या हुआ, डीनाइट्रिफिकेशन ही हुआ, तो ये बोल दिया डीनाइट्रिफिकेशन। फिर ये नाइट्रोजन गैस अपने रेस्पिरेशन के साथ के थ्रू और खाने के थ्रू किसमें आ जाती है, अपने प्लांट्स और एनिमल्स में आ जाती है, साइकिल। ठीक है, तो अपनी जो बॉडी में एमिनो एसिड्स होते हैं, जो प्रोटीन बोलते हैं अपन, किसके बने होते हैं, मैक्सिमम नाइट्रोजन के बने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना नाइट्रोजन साइकिल। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स और जो डेड मटेरियल है, ये अगर पानी के अंदर है तो उसको बोलते हैं अपन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन तो है ही। थोड़ी देर बाद बैक्टीरिया आएंगे, अमोनिफिकेशन होगा उसका, तब नाइट्रोजन बनेगी। तो ये तो हो गई फ्री अमोनिया। ठीक है, ये हो गया ऑर्गेनिक अमोनिया, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन या ऑर्गेनिक अमोनिया, कुछ भी बोल दो इसको, क्योंकि जब इसको ब्रेक करेंगे तो निकलेगा तो ये अमोनिया ही। कभी ना कभी अगर इसका अमोनिफिकेशन हुआ तो निकलेगा तो अमोनिया ही। सबसे पहली प्रोसेस तो अमोनिफिकेशन ही है। इसको ऑर्गेनिक अमोनिया या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन दोनों बोल सकते हैं। इसको फ्री अमोनिया फ्री नाइट्रोजन बोल सकते हैं। ये हो गया नाइट्राइट और ये हो गया नाइट्रेट। बस 4 ही टाइप की चीज़ें मिलती हैं पानी में। ठीक है, अब क्या होता है। हम्म, तो फ्री अमोनिया हो गया, अमोनिया या अमोनियम आयन। ये क्या होती है, अमोनिया की जो गैस होती है, एक H2S गैस, एक अमोनिया गैस। ये क्या है, सीवरेज गैस है, सीवेज गैस है, क्योंकि सीवेज में रहती हैं। जो अब अनारोबिक डाइजेशन होता है, बैक्टीरिया अनारोबिक डाइजेशन करते हैं तो ये गैस निकालते हैं। CH4 भी होता है, ये तो काम की गैस है, बायोगैस है। तो अमोनिया H2S, ये सीवरेज गैस, CH4 भी है। तो ये सारी बदबूदार गैसेस हैं। सब तो नहीं होंगी बदबूदार, लेकिन H2S तो भयंकरी बदबूदार गैस है। अमोनिया भी वैसी स्मेल देती है, लिखा है स्मेल्स लाइक सीवेज। कौन, अमोनिया, अमोनियम आयन। इंडिकेट क्या करता है, रिसेंट पोल्यूशन, मतलब ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिफिकेशन होगी, अमोनिफिकेशन होके क्या बन गया है, अमोनिया या अमोनियम आयन बन गया है। मतलब और आगे की रिएक्शन नहीं हुई है, अभी तो नाइट्राइट बनना बाकी है, फिर नाइट्रेट बनना बाकी है, ये अभी नहीं हुआ। मतलब अभी रिसेंट में पोल्यूशन हुआ है और बैक्टीरिया ने उसको तोड़ के अमोनिया या अमोनियम आयन बना दिए। तो ये इंडिकेट करता है रिसेंट पोल्यूशन। ठीक है, लिमिट 0.15 मिलीग्राम पर लीटर, कमी लिमिट है। अब आता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन या ऑर्गेनिक अमोनिया, इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनॉइड अमोनिया भी बोल देते हैं, एल्ब्यूमिनॉइड नाइट्रोजन बोल देते हैं। नाइट्रोजन और अमोनिया यहाँ पर इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि निकालेंगे फाइनली किसको, अपन एज ए अमोनिया निकालेंगे कभी, या एज N2 निकालेंगे। जब भी कोई मिलीग्राम पर लीटर निकालेंगे, या तो एज अमोनिया निकालेंगे, एज N2 निकाल लेंगे। ठीक है, जब टोटल नाइट्रोजन निकालनी होगी तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक अमोनिया एक ही बात है। इसी को एल्ब्यूमिनॉइड, मतलब नाम से ऐसे लग रहा है कि बॉन्डेड टाइप का चीज़ है, एल्ब्यूमिनॉइड। ठीक है, बॉन्डेड नाइट्रोजन को बोलते हैं। ऑर्गेनिक अमोनिया में बॉन्डेड नाइट्रोजन, ये फाइनली निकलेगी तो अमोनिया है, अमोनियम आयन है इससे, तो इसको नाइट्रोजन बोल सकते हैं, इसको अमोनिया भी बोल सकते हैं। इसके सोर्स क्या क्या हैं, प्रोटीन्स और यूरिया। यूरिया में भी जो अपना एग्रीकल्चर के लिए जो यूज़ करते हैं यूरिया, उसमें भी क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK, अपन अपने को आइडिया है। तो जो नाइट्रोजन होता है यूरिया में भी होता है, और एनिमल्स एंड ह्यूमंस के प्रोटीन्स में भी अमोनिया रहता है। लिमिट इसकी 0.30 मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसका अमोनिफिकेशन हुआ नहीं है अभी, तो इसकी लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है। फिर आता है नाइट्राइट्स, सबसे खराब। नाइट्राइट्स का तो अभी जल्दी से, ये तो अनस्टेबल टाइप का मटेरियल है, जल्दी से नाइट्रेट बनाना चाहेगा, क्योंकि अमोनिया बन गई है। तो नाइट्रिफिकेशन के बीच में रह गया ना, अमोनिया से नाइट्राइट बनाऊंगा तो उसके बीच में बनता है नाइट्राइट। तो ये तो नाइट्रिफिकेशन की आधी प्रोसेस में रह गया, ये तो खराब मटेरियल है, क्योंकि जल्दी से क्या बनाना चाहेगा, स्टेबल मटेरियल नाइट्रेट बनाना चाहेगा। तो इसलिए इसकी लिमिट कितनी रहती है, 0। तो इसको भाई को चाहिए ऑक्सीजन जल्दी से, इसको होना है ऑक्सीडाइज। ठीक है,
नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाना चाहेगा जल्दी से, और ऑर्गेनिक मैटर पार्शली डिकम्पोज हुआ है, क्योंकि दोनों वो नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर पेयर में आते होंगे, साथ में रहते होंगे लगभग, कि एक ने जल्दी से अमोनिया से क्या बनाया, नाइट्राइट बनाया, नाइट नाइट्राइट बनाया, और इसने नाइट्रेट बना दिया, तो ये लगभग पेयर में ही रहते होंगे साथ में। तो मतलब ये मिला है, मतलब अपना डिकम्पोजिशन अभी चल रहा है, अभी जल्दी से नाइट्राइट से नाइट्रेट भी बनेगा, तो इसलिए इसकी लिमिट रखिए 0। और ऑर्गेनिक मैटर पार्सली डिकम्पोज हुए हैं। टेस्ट क्या करेंगे नाइट्राइट का, कलर मैचिंग टेक्निक है, बस इतना याद रखना है, कलर मैचिंग टेक्निक है। नाइट्रेट नाइट्रेट की लिमिट हमने काफ़ी ज़्यादा रख दी है, 45 मिलीग्राम पर लीटर। क्यों? क्योंकि नाइट्रिफिकेशन के बाद स्टेबल मेटेरियल बन गया है पानी में, नाइट्रिफिकेशन के बाद कंप्लीट नाइट्रिफिकेशन हो चुका है और स्टेबल प्रोडक्ट बन चुका है नाइट्रेट, नाइट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं रखेंगे, इसलिए 45 मिलीग्राम पर लीटर रखेंगे। स्टेबल फॉर्म, कम नुकसान, ज़्यादा लिमिट, ठीक है। लगेगा ओल्ड पोल्यूशन हुआ है, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होकर कहाँ कहाँ आ चुका है, उसने अमोनिया बना लिया, अमोनियम आयन बना लिया, फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट बना लिया, मतलब ओल्ड पोल्यूशन था, काफ़ी डिकम्पोज हो भी चुका है और स्टेबल होकर ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। कलर मैचिंग टेक्निक से अपन इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब लेकिन देखो, बच्चे दिल के कच्चे क्या करते हैं भाई, बच्चे दिल के कच्चे, बच्चों में अगर नाइट्रेट ज़्यादा हो गया, जो लिमिट हमने 45 मिलीग्राम पर लीटर रखी थी, अगर मान लो इसकी ज़्यादा दे दिया, ठीक है, या फिर इतना भी लिमिट है, तो बच्चों की आंतों में, इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है, यानी एक एसिड होता है, जो मतलब खाना वगैरह कन्वर्ट करता होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। फिर क्या होगा, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया, ये तो अनस्टेबल है, इसको तो चाहिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए जल्दी से वापस से, तो नाइट्रेट में कन्वर्ट होना चाहेगा, वो कैसे? तो क्या होता है, नाइट्राइट को तो ऑक्सीजन चाहिए, वो हीमोग्लोबिन से चिपक लेता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन कैरी करती है, ब्लड्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करती है, कहाँ लेके जाती है, वो लेके जाती है लंग्स से ऑर्गन्स को लेके जाके देती है, फिर वो सेल्स में जाते हैं, और फिर मेटाबॉलिज्म होता है, और फिर ऑक्सीजन का यूज होके क्या बनाता है, ग्लूकोज टूटता है, ये टूटता है, तो क्या बनता है अपने को, एनर्जी मिलती है एटीपी, और साथ में CO2 बनता है, और CO2 को ब्लड वापस लेके आ जाता है, कहाँ पे, कहाँ पे लेके आ जाता है, लंग्स में लेके आ जाता है। और ये सारे काम हो कहाँ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ना एंड CO2 का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, ये होता है लंग्स के एल्वेओली में, एल्वेओली एल्वेओली में होता है। कैसे होता है लंग्स में, ये हमने लंग्स देखे हैं, इस टाइप के लंग्स होते हैं, ठीक है, एक इस टाइप का होता है इधर, यहाँ अंदर इसी टाइप के से रहते हैं। तो ऐसे लंग्स में कभी याद करना हो तो MBA याद करते हैं अपन, मकस लेयर ये ऊपर ही होती है, फिर होती है B ब्रोंचाइटिस, और फिर A एल्वेओली, एल्वेओली, ये एल्वेओली यहाँ होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है, ब्लड में जुड़ रहे होते हैं, वापस हट रहे होते हैं, और अपने CO2 वापस भेज रहे होते हैं बाहर, ऑक्सीजन अंदर लेके, वो तो ब्लड के अंदर चली जाती है, और वहाँ से ब्लड से वापस आके CO2 बाहर निकल जाती है। तो ये मकस यहाँ कहीं होता है, ब्रोंचाइटिस यहाँ कहीं होता है, और एल्वेओली लास्ट में एंड में होता है। अब ये एल्वेओली क्यों इंपॉर्टेंट है, एल्वेओली तक ओजोन पहुँच जाता है एंड PM2.5 पहुँच जाता है। तो बस ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, फिर कभी पढ़ा देंगे, लेकिन ओजोन एंड PM2.5 ये बहुत फाइन पार्टिकल हैं, और ओजोन ये दोनों कहाँ पर तक पहुँच जाते हैं, एल्वेओली तक पहुँच जाते हैं। ये हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा भी था। और एक SO2 गैस होती है, वो कहाँ तक पहुँचती है, ब्रोंचाइटिस तक पहुँचती है, ठीक है। तो ये हो गया एल्वेओली। ये बता क्यों रहे थे यहाँ पे हीमोग्लोबिन के चक्कर में बता रहे थे। तो नाइट्राइट को तो चाहिए ऑक्सीजन,
हीमोग्लोबिन किस से चिपकेगा, उसको पता है कि हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन होता है, तो ये फिर चिपक के क्या बना देता है, ऑक्सीजन को तो हटा देता है और HbNO2 बना देता है। सेल्स में क्या हो जाती है, ऑर्गन्स के सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन खड़े खड़े देख रही है भाई कि HbNO2 आ रहा है, Hb को चिपक के चला जाता है, हम क्या करें। तो इसको HbNO2 को बोलते हैं मेथेमोग्लोबिन। ये क्या है, मेथेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्लस नाइट्राइट क्या बोलते हैं, मेथेमोग्लोबिन। और इसी सिंड्रोम को बोलते हैं या इसी बीमारी को बोलते हैं मेथेमोग्लोबिनिया। और बच्चे ब्लू पड़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑर्गन में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बच्चों की आंतों में इंटेस्टाइन होता है जो नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, NO3 माइनस को NO2 माइनस में कन्वर्ट करता है। तो ये हमने NO2 की वैसे तो लिमिट जीरो रखी है, लिमिट हमने तो जीरो रखी है इसकी, लेकिन हमने तो थोड़ा सा पानी में नाइट्रेट रखा था। अब हमें क्या पता था बच्चों की आंतों में एक एंजाइम भी होता है कि वो नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा। हमें तो ये पता था कि नाइट्राइट खराब है, इसलिए तो हमने लिमिट जीरो रखी थी। तो लेकिन बच्चों की आंतों में नाइट्रेट नाम की एंजाइम होता है, वो नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है और ऐसे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ये हमें आइडिया लग गया थोड़ा सा। कलर मैचिंग टेक्निक से नाप लेंगे। अब ऑर्गेनिक अमोनिया, फ्री अमोनिया, इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। टोटल अमोनिया यानी फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया को मिला के बोलते हैं टोटल जेल्डार्ड नाइट्रोजन। टोटल जेल्डार्ड नाइट्रोजन, फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया को। क्या होता है, जैसे इन नापेंगे कैसे, मेजर कैसे करेंगे। फ्री अमोनिया को तो सिंपल नेचुरल रिएजेंट से नाप लेंगे, या सिंपल बॉईल कर दो, नाइट्रोजन क्या है, अमोनिया गैस बाहर निकलेगी, मेजर कर लो। एक तो ये हो गया। ऑर्गेनिक अमोनिया को अपने को पहले तोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तो बॉन्डेड नाइट्रोजन है। तोड़ेंगे कैसे, KMnO4 अभी बताया था क्या है, ऑक्सीडाइजर है। और फिर सेम नेचुरल रिएजेंट से नाइट्रोजन नाप लो। तो इसने क्या किया, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन करवा दिया। तो KMnO4 हमने पढ़ा था, K2Cr2, K2Cr O4 पढ़ा था, K2Cr2O7 पढ़ा था, ठीक है। तीनों ऑक्सीडाइजर हैं, इस लिमिट में इनकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है। KMnO4 की कम, K2Cr O4 की कम, मतलब उससे थोड़ी ज़्यादा, और K2Cr2O7 तो सबसे भयंकर, इसलिए इसको COD में यूज़ करते हैं। K2Cr O4 को कहाँ यूज़ करते हैं, CC है, ये क्लोराइड नाप लेंगे, क्लोराइड का इंडिकेटर है। और KMnO4 का डिसइंफेक्टेंट भी है, आगे आएगा, डिसइंफेक्टेंट भी है। और क्या करता है KMnO4, बॉन्डेड नाइट्रोजन यानी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ब्रेक करता है, ऑक्सीडाइजर है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, सिंपल है। तो ये हमने नाइट्रोजन का पूरा देख लिया। ये देखो और क्या क्या चीज़ लिखी है। अमोनिया नाइट्रोजन सबसे इनिशियल स्टेज, रिसेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन हुआ है, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का केवल अमोनिफिकेशन एक ही स्टेज हुआ है, अमोनिफिकेशन हुआ है, और उसे क्या बना है, अमोनिया या अमोनियम आयन बना है। ये तो दोनों pH 9.5 पे इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ये तो कोई मान लो कि एक बना है, ठीक है। तो दूसरा तो अपने आप साथ में pH के बेसिस पे बनता रहता है। तो ऑर्गेनिक अमोनिया से केवल अमोनिफिकेशन होकर अमोनिया बनी है, यानी इनिशियल स्टेज है, रिसेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन हुआ है। बाकी आगे क्या क्या बनेगा, नाइट्रिफिकेशन होगा, यानी नाइट्राइट और नाइट्रेट बनेंगे। इस दोनों को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रोसोमोनस करता है, ये नाइट्रोबैक्टर करता है। और फिर नाइट्राइट का डीनाइट्रिफिकेशन भी होता है, ये कौन करता है, सूडोमोनाड्स। और क्या बना देता है, N2 गैस को निकाल देता है। बस यही है पूरा नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्राइट नाइट्रोजन, ये तो लग ही रहा है कि इंटरमीडिएट स्टेज है, पार्शली डिकम्पोज हुआ है और ऑर्गेनिक मैटर अनसेटिस्फैक्ट्री माइक्रोबियल एक्टिविटी हुई है, मतलब माइक्रोबियल एक्टिविटी भी अनसेटिस्फैक्ट्री हुई है अभी तो। नाइट्रोसोमोनस वाली तो हुई है, नाइट्रोबैक्टर तो अभी खड़ा ही है वहीं, और इसके तो रिएक्शन हुई ही नहीं है। ये तो बनाएगा नाइट्राइट से नाइट्रेट, ये रिएक्शन तो हुई नहीं, मतलब पार्शली डिकम्पोज हुआ है अभी। नाइट्रेट नाइट्रोजन मतलब सबसे फाइनल स्टेज,
ऑक्सीडेशन कंप्लीट, सेटिस्फैक्ट्री माइक्रोबियल एक्टिविटी हो गई है, जितनी चाहिए उतनी हो गई है। ठीक है, तो ये अमोनिया की लिमिट कितनी, 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। ऑर्गेनिक अमोनिया की 0.30, नाइट्राइट की 0 और नाइट्रेट की 45 मिलीग्राम पर लीटर। इनको मेजर करने का तरीका, नेस्लर रिएजेंट, इसको भी पहले KMnO4 से ऑक्सीडाइज करवा दो प्लस का नेस्लर रिएजेंट्स, नेस्लर रिएक्शन, इन दोनों का कलर मैचिंग टेक्निक, कलर मैचिंग टेक्निक। टोटल नाइट्रोजन, ज़्यादा नाइट्रोजन मतलब ज़्यादा न्यूट्रोजन, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स। और इनको अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस दो चीज़ों में तो अपने को ध्यान रखना है कि दो क्या होते हैं, भयंकर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये अगर ज़्यादा हो गए तो एल्गी ग्रोथ खूब होगा। कहाँ पे, अगर इस पानी को हमने पॉन्ड में डाल दिया तो एल्गी ग्रोथ खूब होगा, एल्गी ब्लूम होगा, और इसको अपन बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ये हम अपन देख के आ चुके हैं, ये आपने शायद अभी वो वाला वीडियो नहीं बनाया, तो यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। अगर पानी के अंदर या फिर मान लो कि पॉन्ड के अंदर, पॉन्ड होती है कई टाइप की, लेक होती है, अगर एल्गी कम है यानी न्यूट्रिएंट्स कम है तो क्या आएगा, ओलिगोट्रॉपिक, यानी ओलिव जैसी क्लीन अपने को लेक दिखेगी, ओलिगोट्रॉपिक, ओलिव जैसी क्लीन दिखेगी कौन, लेक। और अगर एल्गी खूब ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस खूब ज़्यादा है, एल्गी बूम होगा, और इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, ओलिगोट्रॉपिक, यूट्रोफिकेशन या यूट्रोफिक। ठीक है, ये हमने देख लिया, ये देख लिया। एक देखो ये हमने कई क्वेश्चन ये आया हुआ था गेट वगैरह में, अमोनिया और अमोनियम आयन PM 9.5 पे इक्विलिब्रियम में रहती हैं। पीएच अगर लेस देन 9.5 है तो अमोनियम आयन बढ़ने लग जाते हैं, कंसनट्रेशन इनकी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, पीएच लेस देन 9.5 होगा पहले क्या थी, अमोनिया की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, कहाँ तक, पीएच अराउंड 9.5 तक, फिर अमोनिया की कंसनट्रेशन बढ़ने लग जाती है। ठीक है, ये अमोनिया बाई अमोनियम आयन का रेशियो है। ठीक है, अगर ये रेशियो कम हो रहा है तो मतलब अमोनिया की कंसनट्रेशन कम हो रही है, बढ़ कौन रहा है, अमोनियम आयन। पीएच बराबर 9.5 पे, पीएच लेस देन 9.5 पे हमने देख लिया। इधर आएंगे, सॉरी कैसे थी ये, पीएच बराबर 9.5 से कम आएंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, और हाइड्रोजन आयन ही अमोनिया में जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, अमोनियम आयन, इसलिए अमोनियम के आयन की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है पीएच लेस देन 9.5 में। ये अपन याद कर सकते हैं आराम से, सिंपल सा है। फॉस्फोरस, अभी नाइट्रोजन पढ़ा हमने, फॉस्फोरस देख लो। It is not toxic and does not represent a direct health threat, but it is a indirect threat to water, water bodies or water quality because it facilitates the rapid growth of aquatic plant यानी एल्गी। तो एल्गी की ग्रोथ इन बढ़ाने में, एल्गी की ग्रोथ हाई करने में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का योगदान रहता है। दोनों क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो न्यूट्रिएंट्स अगर ज़्यादा दोगे तो बाकी लेक में क्या रहता है, ऑर्गेनिक मैटर तो रहता ही है, तो सब मिल गया। एल्गी को क्या चाहिए, यही चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, फूड चाहिए, नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, इनको ब्रेक करेगा, साथ में न्यूट्रिएंट्स हैं। एल्गी को क्या चाहिए, यही चाहिए। एल्गी क्या है, प्लांट है, एल्गी प्लांट है, और माइक्रो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दोनों का क्या चलता है, सिम्बायोसिस चलता है, यानी म्यूचुअल, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं इसको, म्यूचुअलिज्म। सिम्बायोसिस तो एक नॉर्मल टर्म है कि दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों का बेनिफिट होता है, बेनिफिट्स दोनों का होता है, दोनों का बेनिफिट होता है। तो अब सब चीज़ें खूब मिल रही हैं, ऑर्गेनिक मैटर खूब मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स खूब मिल रहा है, तो होता है एल्गी ब्लम, एल्गल
एल्गल बूम या एल्गी कंसंट्रेशन खूब बढ़ जाती है, और फिर क्या होता है, पूरे में एल्गी फैल जाती है वाटर बॉडीज के ऊपर। फिर ऑक्सीजन सॉरी सनलाइट एंटर नहीं कर पाती, सनलाइट एंटर नहीं कर पाती, तो फिर काम खत्म, किस वगैरह की डेथ हो जाती है। सनलाइट एंटर नहीं करेगी, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, तो फिर इसकी डेथ हो जाती है। और पूरी जो इसके आगे के को है यूट्रोफिकेशन की आगे की एक जो स्टेज होती है लेक में, उसको कहते हैं सेंसेंट, यानी इस लेक का सनसेट हो चुका है, इस टाइप का नाम लग रहा है, इस लेक का सनसेट हो चुका है। मतलब इस लेक में अब कोई फिश नहीं रहेंगी, ना एल्गी रहेंगी, ना ही माइक्रोऑर्गेनिज्म रहेगा। क्यों? क्योंकि इतनी भयंकर इसमें क्या हुआ, ग्रोथ हुई, कि अब सारा सिस्टम ही इन्होंने ख़त्म कर दिया, लाइट कभी जाएगी नहीं इसके अंदर, परमानेंट सनसेट हो चुका है इस लेक का। तो कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी इस लेक में, तो उसको बोलते हैं सेंशियंट। यूट्रोफिकेशन में तो बहुत रैपिड ग्रोथ होगा, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, और यूट्रोफिकेशन के आगे की फेज क्या है, सेंसेंट, यानी सनसेट हो चुका है। अब अपन डी और देख लेते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन। डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है, पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन अपने को मेजर करना है। डिजोल्व ऑक्सीजन देखो, पहले तो लिमिट होनी चाहिए, अपने को आइडिया है पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, उसी को डिजोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं। 3 से 4 मिलीग्राम पर लीटर की लिमिट होती है मछलियों को जिंदा रखने के लिए। ठीक है, एक्सेसिव डिजोल्व ऑक्सीजन होगा तो पानी पाइप में कोरोजन होगा, जो पानी की पाइप होती है अगर उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ तो ऑक्सीजन जहाँ होगा वो तो कोरोजन तो करवाएगा ही। और इसी को अगर मेटल में हो रहा है तो अपन इसको बोल देते हैं रस्टिंग। ठीक है, मतलब ये मेटेरियल हटा रहा है, कोरोजन क्या करता है, मेटेरियल हटाता है, और स्केलिंग एंड इंक्रस्टेशन क्या करते हैं, मेटेरियल डिपॉजिट कराते हैं। ओके, फिर क्या था, मेजरमेंट किसका करें भाई, डिजोल्व ऑक्सीजन। अपने को तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ रहे हैं, तो डिजोल्व ऑक्सीजन का मेजरमेंट कैसे करें, इसका करेंगे विंकलर्स टेस्ट के थ्रू, या मॉडिफाइड विंकलर्स टेस्ट बोल दो, या सिंपल विंकलर्स टेस्ट बोल दो। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टेस्ट है। नाइट्रेट इसका सोडियम थायोसल्फेट, इंडिकेटर इसका स्टार्च, ब्लू से कलरलेस। अभी देखो जो इसका रिएजेंट है ना, वो काफ़ी अच्छा चीज़ है। इसको रिएक्शन को एल्कली आयोडाइड अजाइड रिएक्शन बोलते हैं। सबसे पहले तो इसको मानो कि मैग्नीज सल्फेट है। मैग्नीज सल्फेट क्या करता है, ये सबसे पहले हम ऐड करते हैं सैंपल के अंदर टू चेक वेदर ऑक्सीजन इज अवेलेबल और नॉट। पानी के सैंपल में जो पानी लेके आए हो तुम, इसका डीओ चेक करवाओ, तो उसके अंदर पहले सारी चीज़ डालते हैं कि टाइट्रेट करा दिया, स्टार्च करा दिया, बाद में पता लगा कि नहीं डीओ तो जीरो है। इसलिए इससे पहले ये सब तामझाम ना करना पड़े, इसके लिए पहले ही मैग्नीज सल्फेट से अपन चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर डीओ है भी कि नहीं, टू चेक वेदर ऑक्सीजन अवेलेबल इज और नॉट। तो उसके लिए क्या करते हैं, MnSO4 डालते हैं, वो अगर रिएक्शन पानी नहीं है, ऑक्सीजन अगर नहीं है, तो OH माइनस से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, MnOH2, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है। अपने को पता चल जाएगा कोई डीओ नहीं है सैंपल में। फिर अगर मैग्नीज सल्फेट डाला, OH माइनस तो है पानी में, ऑक्सीजन भी हुई, तो वो बनाता है MnO2, और ये होता है प्रेसिपिटेट, और ये होता है ब्राउन कलर का। तो इसको अपन देख के पता चल जाएगा कि डीओ प्रेजेंट है। अगर अपने को अब आगे बढ़ना चाहिए, अपने को मेजर करना है कि अब कितना डीओ है। डीओ तो प्रेजेंट हो गया, तो अगर वाइट प्रेसिपिटेट बनाया MnOH2 का तो कोई डीओ नहीं है, अगर ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाया MnO2 का तो डीओ प्रेजेंट है। ये अपने को याद हो गया, किससे हुआ है, मैग्नीज सल्फेट से। अब देखो भाई, अब फिर हमने MnO2 बन गया, अब हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला था, यानी पोटेशियम आयोडाइड डाला, ये भी क्या है, रिएजेंट ही है, रिएजेंट है। पोटेशियम आयोडाइड क्या करेगा, MnO2 प्लस IO2 माइनस, है ना, आयोडाइड आयन इसका किया आएगा, और MnO2 जो अभी बना हुआ है
ये मिलके बनाते हैं आयोडीन का मोलिक्यूल I2 बनाते हैं। अब ये I2 बना के क्या करेंगे अपन इसका करेंगे अब टाइट्रेशन विद सोडियम थायोसल्फेट एंड स्टार्च इंडिकेटर, और I2 की कंसंट्रेशन निकालेंगे अपन, ये कितना बना, इसके बेसिस पे पता चल जाएगा DO कितना है। ठीक है, तो मैग्नीज सल्फेट इसके लिए यूज आया टू चेक वेदर DO इज अवेलेबल और नॉट, DO इज अवेलेबल और नॉट। कैसे पता चला, MnOH2 से 1OH2, वाइट प्रेसिपिटेट बना नो DO, ब्राउन प्रेसिपिटेट बना DO प्रेजेंट है। और फिर पोटेशियम आयोडाइड से रिएजेंट डाला हमने और रिएक्शन करवाई तो I2 बना। इस I2 को मेजर करने के लिए अपन टाइट्रेशन करते हैं सोडियम थायोसल्फेट एंड स्टार्च इंडिकेटर से। अब देखो कैसे कैसे, DO डायरेक्टली मेजर नहीं होता, उससे केमिकल रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट करके मेजर करते हैं। सोडियम सल्फेट MnOH2 वाइट प्रेसिपिटेट नो DO, अगर ऑक्सीजन होगी MnO2 ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑक्सीजन परसेंट। अब हम KI, अब इसमें बस एक चीज़ और है, जब पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं उस टाइम पे H2SO4 डालते हैं, और जब मैग्नीज सल्फेट डालते हैं उस टाइम NaOH डालते हैं, बस एक ही एक्स्ट्रा चीज़ है। तो ये KI तो अपन डालते हैं बाद में। तो मैग्नीज सल्फेट है, साथ में NaOH डाल देते हैं, और मेन इसमें पोटेशियम आयोडाइड है, साथ में अपन एसिड भी डाल देते हैं ताकि रिएक्शन हो। I2 में कन्वर्ट कर दिया, इसी को मेजर करेंगे यूजिंग सोडियम थायोसल्फेट एंड स्टार्च इंडिकेटर, किसको I2 को। और ये स्टार्च इंडिकेटर कैसा कलर दे देगा, ब्लू से कलरलेस हो जाएगा। ऑक्सीजन MnO2 ब्राउन प्रेसिपिटेट बना KI की मदद से, और H2SO4 थोड़ा सा एसिड डाला तो क्या बना, I2 बना दिया। I2 का टाइट्रेशन कराया किससे, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 से, ये लिखा, और स्टार्च इंडिकेटर से की मदद से ब्लू और कलरलेस के थ्रू हमें पता चल गया कितना टाइट्रेंट यूज हुआ है, यानी सोडियम थायोसल्फेट यूज हुआ है, और उससे पता चल गया I2 कंसनट्रेशन कितनी है। I2 कंसनट्रेशन से पता चल गया कि DO कितना बनाया, DO कितना था उसमें। DO इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ I2 इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूज्ड। ये क्या था, ये था टाइट्रेंट। ये हमने जानबूझ के बनवाया क्योंकि डायरेक्ट तो मेजर कर नहीं सकते DO को, तो ये बना था MnO2 प्लस का पोटेशियम आयोडाइड, क्या बनाया था I2। ओके, तो ये हो गया अपना DO, डिजोल्व ऑक्सीजन। आगे बड़ा यूज आने वाला है, मतलब एज ए DO ही यूज आएगा, बाकी ये रिएक्शन तो बस इतनी काम आती है। बाकी आगे BOD में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी DO ही है, ऑक्सीजन डिमांड ही है। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, THOD थॉर्टिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सब क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड है। किसके लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए। कौन डिग्रेड करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड करेगा। उसके लिए उनको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, वही सब के नाम है BOD। अगर बायोकेमिकली ऑक्सीजन डिमांड चाहिए, बायोलॉजिकली डिग्रेड कर रहे हैं तो BOD चाहिए। COD किससे कर रहे हैं, अगर K2Cr2O7 केमिकल से कर रहे हैं तो CO कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसको COD नाम दे दिया K2Cr2O7। अगर थॉर्टिकल ऑक्सीजन डिमांड अपने पास उसका फॉर्मूला है, जो मान लो C6H12O6 का फॉर्मूला है, ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको बोलते हैं TOCD, यानी थॉर्टिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये सब क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड है, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करने के लिए। अब आता है फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स अपने सबको आइडिया है, फ्लोराइड्स तो सिंपल सा चीज़ है, 1 से 1.5। पहले तो फ्लोराइड्स में अपन सब क्या याद करते हैं, इसकी लिमिट याद करते हैं, 1 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, इसकी लिमिट हो गई। 1 से 1.5 अपने लिए इंपॉर्टेंट होती है बोन एंड टीथ के लिए। लेस देन अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर है, डेंटल कैविटी हो जाती है, और अगर ग्रेटर देन 1.5 है, डेंटल फ्लोरोसिस हो जाती है, और ज़्यादा ही अगर ज़्यादा है तो बोन फ्लोरोसिस भी हो जाने के चांस रहते हैं। ओके, फिर आता है कि जब इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं दांतों की और हड्डियों की, तो अपन इसको डीफ्लोराइडेशन की टेक्निक पढ़ते हैं कि अगर पानी में फ्लोराइड है तो इसको हटाएं कैसे, क्योंकि कई कई गाँव में जहाँ पे
किसका सोर्स होता है? वेल का सोर्स होता है, कुएं का सोर्स होता है, यानी सब सरफेस सोर्स होता है। सब सरफेस सोर्स या ग्राउंड वाटर टेबल या फिर ग्राउंड वाटर सोर्स, तो वहाँ पे दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं इसकी, ग्राउंड वाटर सोर्स। क्योंकि सरफेस वाटर सोर्स में यानी रिवर वगैरह में तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। पानी किसके कॉन्टेक्ट में रहता है? एयर के कॉन्टेक्ट में रहता है, तो ये सब चीज़ें ऑक्सीडाइज हो जाती है। ग्राउंड वाटर कंसर्न, ग्राउंड वाटर सोर्स हुआ तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए गाँव में ज़्यादा दिक्कत आती है। किसकी? फ्लोराइड की। देखो, तो इसको डीफ्लोराइडेशन करने की दो टेक्निक है। पहली है नालगोंडा टेक्निक। नालगोंडा में याद रहो, एलम लाइम, एलम लाइम एलम और ब्लीचिंग पाउडर। लाइम, एलुमिना या एलम और ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आगे अपन और पढ़ेंगे। CaCl2 क्या है? डिसइंफेक्टेंट है। तो गांव में क्या करते हैं? एलम डालते हैं। एलम के साथ हमने को लाइम चाहिए चाहिए होता है। एलम के साथ लाइम क्यों चाहिए होगा अपने को? क्योंकि ये लाइम क्या देता है? एल्कलिनिटी देता है। ठीक है, आगे अपन इसको और देखेंगे। तो एलम को लाइम चाहिए चाहिए, एलम क्या बनाता है? कोगुलेंट है, कोगुलेंट है, यानी क्या करेगा? KLOH3 बनाएगा, और ये फिर नीचे से पानी के अंदर जाएंगे, फ्लोक बनाएंगे, और फ्लोक बनाएंगे तो सस्पेंडेड सॉलिड्स इसके चिपक जाएंगे। बस इनका इतना ही है। आगे कोगुलेशन फ्लोकुलेशन में अपन जब सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करेंगे, WTB का पहला पार्ट यही है, तो उसमें और पढ़ेंगे। बाकी एलुमिना एन है इसमें, ये क्या करता है? कोगुलेंट बनाएगा। लाइम कोगुलेंट बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि एलुमिना तभी काम करेगा जब उसमें एल्कलिनिटी हो। ओके, और ब्लीचिंग पाउडर अपन ऐसे ही ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा बहुत डिसइंफेक्टेंट भी वो कर दें। ये एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं ताकि कंप्लीट एक क्या बन जाए कि आपकी फ्लोराइड भी हट गया, और आपका कोई अगर डिसइंफेक्टेंट था यानी पैथोजन था तो वो भी रिमूव हो गया। तो गाँव के लिए कंप्लीट टेक्नोलॉजी हो जाती है नालगोंडा टेक्निक। समझ में आ गया? एलुमिना यहाँ काम आ गया। इसके लिए फॉर रिमूविंग फ्लोराइड के लिए, यानी डीफ्लोराइडेशन की टेक्निक है। और फिर एक और टेक्निक आई, प्रशस्ति टेक्निक। प्रशस्ति ने बोला कि तुम यार ये सब क्यों कर रहे हो इतना सारा? तुम एलुमिना डाल रहे हो तो तुम्हें लाइम भी डालना पड़ रहा है, क्योंकि एलुमिना तभी काम करता है जब, या एलम तभी काम करता है जब आपके पास लाइम हो, उसमें एल्कलिनिटी हो। आप एक्टिवेटेड एलुमिना ले लो। एक्टिवेटेड एलुमिना मतलब कहीं भी एक्टिवेटेड कार्बन आ जाए, एक्टिवेटेड कार्बन आ जाए या एलुमिना आ जाए, मतलब उसके छोटे छोटे पीस कर दिए हमने, उसका सरफेस इतने छोटे छोटे बारीक बारीक पीस कर दिए कि उसके अंदर से अपन वाटर पास करते हैं। वाटर पास करते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है इम्प्योरिटीज़ को। इम्प्योरिटीज़ को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। बस यही प्रिंसिपल एक्टिवेटेड कार्बन और एक्टिवेटेड एलुमिना में लगता है। एक्टिवेटेड कार्बन क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हाइड्रोकार्बन, इन सबको, या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट इस टाइप के होते हैं, इनको अब्जॉर्ब कर लेता है एलुमिना, सॉरी कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, ये सब क्या देते हैं? स्मेल देते हैं वाटर में, टेस्ट देते हैं। टेस्ट एंड ऑडर हटाने के लिए अपन किसको यूज़ कर लेते हैं? एक्टिवेटेड कार्बन को यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही एक्टिवेटेड एलुमिना क्या करता है? क्लोराइड्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब्जॉर्ब कर लिया, इसके अंदर से पानी पास कराया, इनको अब्जॉर्ब कर लिया, पानी बाहर, पानी क्या आ गया? डीफ्लोराइड होके आ गया, क्लोराइड क्लोराइड हट गया। तो एक्टिवेटेड अलूमिना अगर अपन यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे प्रशस्ति टेक्निक। और अगर अपन एलम फ्लोक के लिए, फ्लोक बनाने के लिए, लाइम एल्कलिनिटी बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको अपन कौन सा टेक्निक बोलेंगे? नालगोंडा टेक्निक। तो एलम लाइम, मैन एलम है, इसमें क्या बनाएंगे? फ्लोक बनाएंगे, और ये क्या देगा? एल्कलिनिटी देगा, तभी एलम काम करेगा। एलम फ्लोक बनाया, AlOH3, और ये साथ में फ्लोराइड के चिपक, फ्लोराइड को चिपका के और
सेडिमेंट करवा देगा, यानी आगे वाले टैंक में सेट करवा देंगे, इसको सेटल करवा देंगे। या किसी भी उसी टैंक में, किसी टैंक में डाल दो, क्या डाल दो, लाइम डाल दो, एल्कलिनिटी के लिए एलएम डाल दो, कोई वाटर टैंकी है उसमें डाल दिया, ये सब बने। साथ में फ्लोराइड था, उसको हमने घोल के भी डाल दिया, तो क्या होगा, ब्लॉक बने और फ्लोराइड चिपक गए और सेटल हो गए, और पानी क्या बच गया ऊपर, क्लियर वाटर बच गया। तो सिंपल सी चीज़ है। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं टू रिमूव क्लोराइड्स, एक एलएम हो गया, एलएम प्लस लाइम, या फिर अपने को अगर एल्कलिनिटी देनी है तो अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये तो स्लैग्ड लाइम, हाइड्रेटेड लाइम, या फिर अपन सोडा एसिड कर दो, सोडियम कार्बोनेट। ये भी क्या करता है, एल्कलिनिटी मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें भी क्या है, CO3 2- है, इसमें क्या है, OH- है। OH- CO3 2- क्या देते हैं, एल्कलिनिटी देते हैं। तो एल्कलिनिटी किसी भी से ऐड कर दो, चाहे लाइम से या सोडा से, और एलएम क्या बनाएगा, फ्लोक बनाएगा। इसको क्या बोल देंगे, नालगुंडा टेक्निक बोल देंगे। प्रशस्ति टेक्निक, पासिंग वाटर थ्रू बेड ऑफ एक्टिवेटेड एलुमिना, इसको क्या बोल देंगे, प्रशस्ति टेक्निक। तो ये अपना फ्लोराइड्स हो गया। फ्लोराइड्स में अपन दो से ज़्यादा रखते हैं, बस 1 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, ये इतना होना चाहिए। इससे कम हुआ तो दांतों में कैविटी हो जाती है, इससे ज़्यादा हुआ तो दांतों में फ्लोरोसिस हो जाता है, और 5 से ज़्यादा हो गया तो बोन फ्लोरोसिस भी हो जाता है। ये अपन याद रखेंगे। एक भाई साहब आते हैं सल्फेट्स। सल्फेट्स क्या हैं, एक तो सल्फेट की लिमिट, सल्फेट लिमिट नहीं, इस भाई को मेजर करने के लिए कोई टेस्ट नहीं है। सल्फेट्स को मेजर करने के लिए कोई टेस्ट नहीं है। सल्फेट मतलब SO4 2-, इसको मेजर करने के लिए कोई टेस्ट नहीं है। फिर इसके दोस्त को बुलाया, बेरियम को। बेरियम एक किसका दोस्त है, तो उसको बुलाया, उन्होंने रिएक्शन करी, बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट क्या देता है, पानी में टर्बिडिटी दे देता है, तो पानी धुंधला हो जाता है। टर्बिडिटी नापना तो अपने को आता है, पता चल गया इतने बेरियम सल्फेट से इतनी टर्बिडिटी, इतना बेरियम और मिलाऊंगा तो इतनी टर्बिडिटी। तो इसके हमने क्या कर लिया, इस सिस्टम को कैलिब्रेट कर लिया। अब अपने को पता चल गया कि सल्फेट कितना है, हमने नाप लिया, टर्बिडिटी नाप लेते हैं, और उसके चक्कर में हम सल्फेट्स मेजर कर लेते हैं। ओके, लिमिट है इसकी 200 से 400 मिलीग्राम पर लीटर। क्या करता है, दस्त करता है, इट कॉजेज लैक्सेटिव इफेक्ट्स। ठीक है भाई, खाना नहीं पचाने देता सही से, दस्त करवा देता है। फिर अपन चलते हैं एक दो और चीज़ों पे। देखो, टॉक्सिक मेटल्स क्या क्या होते हैं पानी के अंदर। हमने लगभग क्लोराइड, क्लोराइड नहीं, केमिकल जो पैरामीटर्स हैं अपने लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने कुछ मेटल वेटल बचे हैं, कि आयरन, मैग्नीज, और अपन देख लेते हैं टॉक्सिक मेटल क्या क्या है, नॉन टॉक्सिक मेटल क्या क्या है। टॉक्सिक मेटल हैं आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, क्रोमियम, साइनाइड, लेड, मरकरी। ये तो अपने को पता है, पता है क्या है, ठीक है, कुछ चीज़ नहीं पता हो, अपन देख के बता देते हैं कि हाँ टॉक्सिक होगा या नॉन टॉक्सिक होगा। नॉन टॉक्सिक क्या होगा, कैल्शियम कोई टॉक्सिक नहीं है, पोटेशियम, सोडियम ये तो रहते ही हैं पानी में, आयरन भी पड़े रहता है पानी में, मैग्नीज भी रहता है, जिंक, जिंक याद रखना, अपन जिंक की टैबलेट खाते रहते हैं, तो जिंक नॉन टॉक्सिक है। जिंक आपकी हेल्थ को चाहिए होता है, वो पानी में हो तो नॉन टॉक्सिक है। और ये चीज़ें नहीं हैं, इन चीज़ों से बीमारियाँ भी होती हैं। कैडमियम से इथाई इथाई हो जाती है, इथाई इथाई याद रखो, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है इथाई इथाई। लेड से नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, कहाँ मिला था ये लेड, मैगी में मिला था, मैगी में मिला था ना लेड। मरकरी, इसमें हो जाता है मिनी माता रोग, मिनी माता डिजीज हो जाती है। मिनी माता नाम की एक जगह है, कहाँ पे, जापान में, तो उसी के नाम पे रखा गया मिनी माता डिजीज, मरकरी। अब देखो 10-500 में कुछ लिमिट्स दी हुई हैं। सबसे पहले तो अपन आयरन की लिमिट्स देख लेते हैं। आयरन की लिमिट्स केवल एक लिमिट दी हुई है, कोई दो लिमिट नहीं है। सिंपल एक्सेप्टेंस लिमिट भी यही है, और कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट भी यही है, 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। मैग्नीज की लिमिट दी हुई है 0.1 से 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, ये क्या है, अगर एक्सेस आयरन हुआ
तो वो हीमोक्रोमेटोसिस कर देता है। हीमो नाम से लग रहा है कि हेमेटाइट, और हेमेटाइट किसका, आयरन का हो रहा है, तो हेमोक्रोमेटोसिस कर देता है। टोटल कंसंट्रेशन है आयरन प्लस मैग्नीज की, ये भी काफ़ी कंजर्वेटिव वे में रखी हुई है, 0.3 मिलीग्राम पर लीटर रखी हुई है। ठीक है, तो आयरन की 0.3, तो मैग्नीज की 0.1 से 0.3, यानी 0.1 0.3 और 0.3 इस टाइप से याद करो। 0.3 बार बार मत बोलो। आयरन 0.3, मैग्नीज 0.1 से 0.3, और टोटल लेस देन 0.3 होना चाहिए, मतलब समझ में आ गया। अब इनकी लिमिट भले अभी याद ना करो, 10-500 में इनकी लिमिट दी हुई है। ये तो एयर क्वालिटी में है। बाकी लेड की 0.01 मिलीग्राम पर लीटर दी हुई है, मरकरी की 0.001, कैडमियम की 0.003 दी हुई है। कॉपर की एक क्वेश्चन था कि अगर 2.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो कॉपर क्या करते हैं, लंग्स को अफेक्ट करते हैं। कॉपर की लिमिट वैसे ये है 0.05 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। या अपने को इनकी बीमारियों के नाम याद होने चाहिए। मरकरी मिनीमाता, एम से मरकरी मिनीमाता। कैडमियम इताई इताई। कॉपर लंग्स को अफेक्ट करता है। लेड लेड से एनीमिया होता है, और हार्ट, बोन्स, किडनी और नर्वस सिस्टम कई ऑर्गन्स को डैमेज करता है। इसलिए जो मैगी वाला मुद्दा था वो इतना भयंकर उठा था। लेड क्या है, टॉक्सिक मटेरियल है, एनीमिया भी करवा देता है, और हार्ट, बोन्स, किडनी और नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। लेड मिला कहाँ था, मैगी में, और कहाँ रहता है, CFL और CRT में रहता है। समझ रहे हो, जो अपने घरों में लाइट रहती है, और जो CRT मॉनिटर रहता है उसको में जो चमकने वाली चीज़ है CFL CRT में, वो क्या है, लेड है वो। और अब्सेंस ऑफ अगर आयोडाइड हो तब गोइट्री यानी गल घोंटू रोग हो जाता है। गल घोंटू रोग हो जाता है, जो अपन पढ़ते ही हैं, बचपन में पढ़ते आए थे, गल घोंटू रोग, गला स्वेल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गोइट्री। किसकी वजह से, आयोडाइड की अब्सेंस की वजह से, आयोडाइड की अब्सेंस की वजह से। इसलिए अपन आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, ताकि आयोडीन की कमी ना रहे। इससे बचने के लिए, गल घोंटू रोग से बचने के लिए। तो ये अपना ह्यूमंस पे इफेक्ट देख लिया हमने। आर्सेनिक को एक याद रखो, आर्सेनिक भी क्या है, टॉक्सिक है, और उससे क्या होती है, ब्लैक फुट डिजीज होती है। ठीक है, आर्सेनिक ब्लैक फुट हो गया, कॉपर से लंग्स हो गया, लेड से तो पता चल गया कई सारी चीज़ें होती हैं। अपन नर्वस सिस्टम याद कर लेते हैं, और कई सारे ऑर्गेनिक ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं, जैसे कि क्या क्या होते हैं, हार्ट हो गया। ठीक है, इस टाइप के कई ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं लेड से। कहाँ मिला था, मैगी में मिला था। और कहाँ मिलता है, CFL और CRT मॉनिटर्स में मिलता है। लेड के बाद आता है मरकरी, एम से मरकरी और मिनीमाता डिजीज। कहाँ था ये, जापान में। आर्सेनिक से ब्लैक फुट हो ही गया, ब्लैक फुट डिजीज। और क्या था, एक और था, लेड, मरकरी, ठीक है, कॉपर, एक इताई इताई था ना, इताई इताई डिजीज, किससे, कैडमियम से। ये अपने को इतना याद होना चाहिए। तो ये 5 मिनट और पढ़ लेते हैं अपन। अब देखो, ग्राउंड वाटर जो होता है वो इनफिल्ट्रेट होके जाता है थ्रू सॉइल्स, अपने को पता है, सॉइल पार्टिकल के थ्रू इनफिल्ट्रेट होके जाता है अंदर, और फिर वो ग्राउंड ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाता है, और वही क्या हो जाती है, ग्राउंड वाटर हो जाती है। ये इसमें क्या होता है, डिजोल्व सॉलिड्स रहते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि अपने सॉइल के अंदर ही सॉलिड्स हैं, वो इसके अंदर डिजोल्व होते होते जाते हैं, जब वो इनफिल्ट्रेट होता है तो ग्राउंड वाटर में डिजोल्व सॉलिड्स ज़्यादा होते हैं। सरफेस वाटर, रिवर, कैनाल एटसेट्रा में ड्यू टू टर्बुलेंस, इनकी में क्या होती है, सस्पेंडेड सॉलिड्स ज़्यादा होते हैं सरफेस वाटर में। और ये क्या एक्ट करता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स एक्ट एज ए साइट और हैबिटेट फॉर पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इसलिए WTP में सबसे पहले सस्पेंडेड सॉलिड्स, कोलोइडल सॉलिड्स को रिमूव करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं। अगर पहले डिसइंफेक्शन कर दिया तो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, इनके पीछे अब कौन बैठे हुए हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया।
अपने एक तो डिसइंफेक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी और सही से डिसइंफेक्शन हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया इनके ऊपर बैठ रहते हैं, सस्पेंडेड फ्लूइड्स के ऊपर। तो पहले ये रिमूव करने होते हैं अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सस्पेंडेड सेडिमेंटेशन टैंक हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, इनमें सब में क्या रिमूव करते हैं? सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, कहाँ ज़्यादा होंगे? सरफेस वाटर में। क्यों? ड्यू टू टर्बुलेंस। अब एक आता है पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर या पोर्टेबल वाटर, ये किसको कहते हैं? ऐसा वाटर जिसमें पैथोजेंस ना हो। ऐसे पैथोजन, पैसे पोर्टेबिलिटी, पैसे पोर्टेबल वाटर, यानी ऐसा वाटर जिसमें पैथोजेंस ना हो, यानी जो वाटर हम पी सकें। अगर मान लो जिस वाटर में पैथोजन हुआ वो ही पी लिया तो अपन बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन एक बार को ऐसा वाटर तो अपन पी सकते हैं जिसमें पैथोजेंस ना हो। बाकी और भले ही चाहे कुछ हो ज़्यादा दिक्कत, हम्म, और चाहे एक बार को एल्कलिनिटी ज़्यादा हो, अपना शरीर झेल लेता है, लेकिन पैथोजेंस को नहीं झेल पाता। इसलिए पैथोजन नहीं होने चाहिए किसमें? पोर्टेबल वाटर में। ठीक है, पोर्टेबल मतलब पोर्ट किसको बोलते हैं? घड़े को बोलते हैं। घड़े में किसी टाइप को अगर पोर्टेबल कहीं हमने पानी है हमारे पास तो उसमें पैथोजेंस नहीं होने चाहिए। पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर। फिर क्या है? और अभी छोटी मोटी चीज़ें बची हैं। देखो, एक और चीज़ देख लेते हैं। स्केलिंग क्या चीज़ है? सरफेस पर नई नई लेयर का फॉर्मेशन, यानी कुछ डिपोजिशन हो गया है सरफेस पर, कुछ चिपक गया है दांतों के ऊपर, स्केलिंग हो जाती है। उसको रिमूव करवाने के लिए अपन डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो वो हो गई स्केलिंग का रिमूवल। तो स्केलिंग का रिमूवल। इनक्रस्टेशन, यानी स्केलिंग बहुत ज़्यादा हो गई, यानी पाइप, ये इतना बड़ा पाइप था, यहाँ एक बार हुई तब तो इतनी स्केलिंग थी, ठीक है। अब अगर इतनी ज़्यादा स्केलिंग हो गई है, पानी को बहने के लिए डायमीटर ही कम हो गया पाइप का डायमीटर ही कम हो गया, तो उसको बोलते हैं इंक्रेस्टेशन। यानी पुरानी मोटी एंड हार्ड डिपॉजिट बन गई है, एडवांस स्टेज में चली गई है स्केलिंग, तो अपन बोलेंगे इंक्रेस्टेशन हो गया। क्या क्या कॉजेज हैं उसके? कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन डिपॉजिट, बायोलॉजिकल ग्रोथ जो भी है, तो अपन इंक्रेस्टेशन बोल देंगे। कोरोजन मतलब मटेरियल का धीरे धीरे नष्ट होना, मटेरियल वहाँ से हटता जाता है, कोरोजन बोलते हैं। आयरन पाइप प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं? मेटल लॉस करते हैं, Fe2O3.H2O। इसे क्या बोलते हैं? रस्ट होते हैं, रस्ट बोलते हैं इसमें। मेटल पे हो रहा है तो इसी को रस्टिंग बोल देते हैं। अगर किसी और कोई मेटेरियल पे हो रहा है तो, और मेटेरियल वहाँ से हट रहा है, तो अपन उसको कोरोजन बोल देते हैं। कोरोजन में मटेरियल रिमूव होता है। डस्टिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ कोरोजन दैट हैपन्स इन स्टील एंड आयरन। स्टील एंड आयरन में मेटेरियल में कुछ अगर कोरोजन हो रहा है तो अपन उसको रस्टिंग स्पेशल नाम दे दिया, रस्टिंग। रस्टिंग इज ए टाइप ऑफ कोरोजन ओनली। तो कोरोजन का मतलब है मेटेरियल का धीरे धीरे वहाँ से हटना, नष्ट होना। ठीक है, मेटेरियल लॉस्ट होता जाता है, पाइप पतला होता जाता है। ठीक है, समझ गए। अब अपने कुछ छोटी मोटी चीज़ें और बची हुई है, मेनली तो बायोलॉजिकल बैक्टीरिया वाली चीज़ बची हुई है। बड़ी छोटी सी टॉपिक है, बड़ा ही आसान सा है, अपन देख लेंगे। एक अपने पास बॉयलर हो रहा है, वो देख लो। हमने कुछ कुछ बॉयलर के बारे में पढ़ा भी था। बॉयल रॉ मटेरियल आया, रॉ वाटर आया, हमें उसको सॉफ्टनिंग करना है टू रिमूव हार्डनेस। ठीक है, तो ये बॉयलर में हार्ड वाटर नहीं जाएगा, सॉफ्ट वाटर जाएगा। क्यों? नहीं तो स्केलिंग हो जाएगी, इंक्रस्टेशन की समस्या बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट यही पानी पूरा उड़ जाएगा, और बॉयलर है और कैल्शियम कार्बोनेट नीचे जम जाएगा, तो दिक्कत होगी कम। फिर अपन जाते हैं डीएम प्लांट में। यहाँ तो हमने क्या किया? हार्डनेस रिमूव किया है, लेकिन अभी भी सोडियम वाले आयन, सोडियम क्लोराइड हुआ, अभी बचा हुआ है। ठीक है, सोडियम सल्फेट हुआ, ये तो सब तो बचे हुए हैं। ये तो हार्डनेस नहीं देते, ये तो क्या देते हैं? सूडो हार्डनेस देते हैं। तो यहाँ तो हमने अभी तक मल्टीवेलेंट कटायन हटाए हैं। सॉफ्टनिंग में हमने हार्डनेस रिमूव करी है, वो तो मल्टीवेलेंट कटायन थे। अब अपने सिंगल वेलेंट कटायन को भी हटाना है, तो इसके लिए लेके जाएंगे डीमिनरलाइज प्लांट में। मतलब जो भी मिनरल्स हैं, सोडियम क्लोराइड जो भी मिनरल्स हैं, उनको हटाना है, रिमूव ऑल मिनरल्स। इसके लिए आता है फिर कटायन एक्सचेंज, अनायन एक्सचेंज। ये सिंगल वेलेंट मल्टी वेलेंट को नहीं देखते, ये केवल देखते हैं कटायंस और एनायंस को। कटायन एक्सचेंज कराने हैं तो कटायन एक्सचेंज में, नेगेटिव पार्टिकल जो हटाने हैं तो एनायन एक्सचेंज में चले जाते हैं। ठीक है, फिर आता है डी एरेटर, मतलब अपने को डिजोल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड CO2, डिजोल्व ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों रिमूव करने हैं।
क्या भाई इनसे क्या दिक्कत है अपने को? ऑक्सीजन तो पता है अपने को कोरोजन करती है। बॉयलर पाइप मेड अप ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन और वाटर साथ में रिएक्शन करके क्या करते हैं, रस्ट बना देते हैं। जो अभी हमने पढ़ा था, एफ डॉट और थ्री डॉट एच टू। इसमें आयरन की क्या स्ट्रेच लिखी, Fe3+। तो जब आयरन जब लगाया था तब तो पाइप बनाया था तब तो आयरन था, और ये इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, F3 3+ प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो आयरन ये खत्म हो चुका है। ये Fe3+ खत्म है, ये अपने लिए कोई काम का नहीं है। एक बार किसी मेटल का ऑक्सीडेशन हो चुका है, Fe3+ या फिर Fe2+ ऑक्सीडेशन स्टेट बना चुका है, अब वो किसी न किसी मेटल को ढूंढेगा और अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और नया बना लेगा। जैसे Fe2O3 बना लेता है, क्या बनाता है, Fe3+ और O2- दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, रस्ट बना लेते हैं। इसको अपन बोलते हैं रस्ट। एक बार मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, अपने कोई काम का नहीं रहता, तो रस्ट फॉर्मेशन हो चुकी। अब डिजोल्ड ऑक्सीजन यूनिफॉर्म कोरोजन नहीं करती। डिजोल्ड ऑक्सीजन की एक और दिक्कत है, कोरोजन तो करती है, रस्ट बनाती है, लेकिन यूनिफॉर्म भी नहीं करती। इसको बोलते हैं पिटिंग कोरोजन, यानी छोटे छोटे पाइप के अंदर ऐसे पिट कोरोजन करती है, कहीं से हटा दिया, कहीं से हटा दिया, कहीं से हटा दिया, उसको बोलते हैं पिटिंग कोरोजन। छोटे छोटे गड्ढे बना देती है। ठीक है। अब CO2 क्या दिक्कत थी, CO2 + H2O क्या बना देता है, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बना देता है, जो कि क्या है तो भले ही वीक एसिड, लेकिन है तो एसिड। एसिड तो एसिड होगा, तो एसिड अटैक ऑन मेटल, मेटल एसिड को अटैक कर देता है और फिर दिक्कत कर देता है और कोरोजन कर देता है। तो अपने को डीएरेटर करना है, यानी कोई भी डिजोल्व गैसेज भी नहीं होनी चाहिए पानी के अंदर, स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिमूव कैसे करें भाई, हाउ टू रिमूव DO एंड CO2? बाय हीटिंग द वाटर। बस पानी को जस्ट बॉईल करो, हीट करो, तो गैस की सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर, जिसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस की सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। अब गैस सोल्यूबल नहीं रहेंगी तो बाहर निकल गई, बाहर निकल के अपना काम हो गया, डीएरेटर कर दिया। फिर आता है बॉयलर में। अब बॉयलर में इन सबको, ये सब करने के बाद भी सॉफ्ट वाटर भी रखा हमने, डीमिनरलाइज वाटर भी रखा, DM वाटर रखा, और साथ में डीएरेटेड वाटर भी रखा। ये देखना कि बॉयलर कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है थर्मल पावर प्लांट में या किसी भी पावर प्लांट में। बॉयलर में वाटर से सब कुछ हटा के और एक मैग्नेटाइट Fe3O4 की एक पतली सी लेयर बना देते हैं, ताकि एक्स्ट्रा कोरोजन शेप भी बना दिया, यानी पूरे बॉयलर में एक लेयर भी और बना देते हैं Fe3O4 की। क्या करता है, एक्स्ट्रा लेयर दे देता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट एक्स्ट्रा कोर। तो बॉयलर कितना इंपॉर्टेंट था, सब कुछ हमने हटा भी दिया, तो लास्ट में एक मैग्नेटाइट की एक्स्ट्रा लेयर भी लगा दी। तो ये है बॉयलर का कॉन्सेप्ट। तो हमने बस एक अपना बायोलॉजिकल बचा है चीज़ें, और एक LSI और RSI बचा हुआ है, लैंगलियर सेचुरेशन इंडेक्स, फ्राइजनर सेचुरेशन इंडेक्स, और अपना कंप्लीट टेस्टिंग वाला बायोलॉजिकल जो एनालिसिस है वाटर की, अपन बहुत बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा कुछ बता दिया इसमें। और फिर उसके बाद अपन उसी लेक्चर में मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, 20-30 क्वेश्चन है। तो कल अपन बायोलॉजिकल आधे घंटे का, और आधे घंटे में मोटे मोटे क्वेश्चन अपन सारे देख लेंगे। ठीक है गाइज, चलो फिर कल मिलते हैं।